नमस्कार। राज्यसभा चुनावों को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं और फिर से वीडियो बनाने का आज मौका भी बना है। वैसे तो 18 जून को राज्यसभा की इन सीटों के लिए चुनाव होना है और कुछ जगह पर तो ज़्यादातर स्थान पर बल्कि निर्विरोध ही ये फैसला हो जाना है, लेकिन कुछ जगह पर बड़ा दिलचस्प चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मुझे लगता है कि अपने मोटा भाई अमित शाह जी ने यह ठान लिया है कि राज्यसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत वो दिलवा करके रहेंगे, जिससे किसी भी बिल को पास कराने में उनके सामने कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पार्लियामेंट के जो आने वाला सेशन है उसमें बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। कई बड़े बड़े बिल, वन नेशन वन इलेक्शन वाला परिसीमन को लेकर सरकार पार्लियामेंट में लाने वाली है और उनकी कोशिश है कि ना सिर्फ राज्यसभा में तो वो केवल 8-10 सीटों से ही पीछे हैं बहुमत से, बल्कि लोकसभा में भी अपने बहुमत को यानी कि एनडीए की स्ट्रॉन्गशिप को बढ़ाया जाए। जैसे कि टीएमसी में आप चल ही रहे जानते ही हैं कि इन दिनों क्या कहानी चल रही है। टीएमसी के 20 के करीब लोकसभा सांसद एनडीए के साथ आ गए हैं, राज्यसभा के भी कुछ इस्तीफा दे रहे हैं, तो बाढ़ की खेल चलने वाला। लेकिन आज 18 जून को जो चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से आज 2 स्टेट्स के बारे में बात करूंगा मैं, झारखंड और मध्य प्रदेश के बारे में, जहां 18 जून को चुनाव होना है और बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारकर इन चुनावों को दिलचस्प कर दिया है। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। नियम के मुताबिक 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवार चुने जाने हैं, लेकिन मैदान में 3 प्रत्याशियों के आ जाने से सारा पेच फंस गया है। वहां पर सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का। इन्होंने अपने दलित चेहरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दलित चेहरे और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को मैदान में उतारा है, ताकि राज्य में अपने आदिवासी और दलित वोट बैंक को और मजबूत किया जा सके। लेकिन आप सब जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस टिकट के वितरण के पीछे एक बड़ा सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। दरअसल शुरुआत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर अपने 2 उम्मीदवार उतार दिए थे कि भाई हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे 34 विधायक हैं, हम दोनों उम्मीदवार उतारते हैं, जिससे कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस ने भी अपने एक प्रत्याशी को ऐलान कर दिया। जैसे मैं बताता हूं क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस का काम देखने वाले हैं प्रणव झा, उनको जबरन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा कि भाई आपने हमारे से पूछे बिना कैसे बना दिया प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस वालों ने अपनी दबंगई दिखाई और कहा कि साहब खड़गे जी का पीए है, इसको तो चुनवाना ही पड़ेगा। प्रणव झा को यह बड़ा मौका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से जुड़े होने के कारण ही मिला है। अब बात करते हैं उस उम्मीदवार की जिसने इस पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल दिया है। वह नाम है परिमल नाथवानी। गुजरात के रहने वाले नाथवानी एक प्रमुख उद्योगपति हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ध्यान से सुनिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर हैं। मुकेश अंबानी के बेहद करीबी माने जाने वाले नाथवानी इस बार एनडीए के समर्थन से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झारखंड से मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है। झारखंड की राजनीति से वैसे उनका नाता पुराना रहा है। वो 2008 और 2014 में भी यहां से निर्दलीय राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसके बाद 2020 में वे आंध्र प्रदेश चले गए और वहां जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंच गए। अब वो एक बार फिर झारखंड के रास्ते उच्च सदन में पहुंचने की तैयारी में है। जरा विधानसभा के गणित को भी समझ लेते हैं यहां के, जिससे यह साफ हो जाएगा कि मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है। नथवानी साहब का श्योर नहीं है कि वो जीते या ना जीते, लेकिन अमित शाह तो हैं, वो जो नए नए अटेम्प्ट करते रहते हैं। झारखंड की 81 सदस्यों वाली विधानसभा में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली प्रायोरिटी के 28 वोटों की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 एमएलएज हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16 और आरजेडी के लालू की पार्टी के 4 हैं। गणित के हिसाब से यदि सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट रहते हैं और कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा बहुत ही आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असली चुनौती और सस्पेंस दूसरी तरफ है। एनडीए के पास अपने केवल 24 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 21
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली है जो उसका एक, और जेडीयू का एक, और एक पार्टी है आजसू जो इनकी सहयोगी है, उनका भी एक है। इसका मतलब है कि परिमल नाथवानी को जीत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 4 अतिरिक्त वोटों की सख्त जरूरत है, और मुझे लगता है कि यह काम होने वाला है। यहीं पर क्रॉस वोटिंग और जोड़ तोड़ की संभावना बन रही है। माना जा रहा है कि भाजपा यहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के इकलौते विधायक जयराम महतो को समर्थन हासिल करने के लिए मना लेगी। इसके अलावा नाथवानी की कॉरपोरेट ताकत, मजबूत संसाधन, आप जानते हैं कि मजबूत संसाधन क्या होते हैं, और सभी दलों के नेताओं से उनके निजी व मधुर संबंधों को देखते हुए इस बात का डर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को सता रहा है कि चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी, यानी कि खड़गे जी का पिए नहीं पहुंच पाएगा। कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि नाथवानी आरजेडी के 4 विधायकों में से भी कुछ का वोट हासिल करने की कोशिश में, यानी कि ये चारों मिल जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पूरे मामले पर बयानों का दौर भी गर्म है। खुद परिमल नाथवानी का यह कहना है कि उन्होंने पिछले कार्यकालों में झारखंड में बहुत से विकास कार्य कराए हैं, बात सही है उनकी। सांसद निधि का सही इस्तेमाल किया है, यह भी बात सही है, और इसी विकास के दम पर वे सभी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए एक बाहरी प्रत्याशी को, निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की उनके सामने मजबूरी है। लेकिन वो जानते नहीं कि जहां पर संसाधन की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही लोगों को मैदान में उतारना पड़ता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी दोनों ने दावा किया है कि उनके विधायक चट्टान की तरह एकजुट हैं और विपक्ष के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। तो क्या एनडीए समर्थित यह भारी भरकम निर्दलीय उम्मीदवार सत्ताधारी गठबंधन के किले में सेंध लगा पाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन शुरुआत की आपसी खींचतान को बुलाकर, जो 3 कैंडिडेट हो गए थे, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के, एक फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वापस लिया, उसे बुनाकर अपनी दोनों सीटें सुरक्षित रखने में कामयाब होगा। यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दोस्तों मुझे लग नहीं रहा था, जब हमने शुरुआत में भी वीडियो बनाए थे, कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा होगा। यहां पर कांग्रेस की भी क्षमता है, और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी एक सीट जीत सकती थी और अपनी 2 सीटें अपनी बीजेपी भी जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने यहां भी रायता फैला दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक तीसरा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, और राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में यह तीसरा कैंडिडेट उतारा है। भाजपा के इस फैसले ने यहां के चुनाव को कांग्रेस की एकजुटता के, आपकी यूनिटी कितनी है, उसके टेस्ट में बदल दिया है। जिसके एक नियमित चुनाव होने की उम्मीद थी, वहां अब वोटिंग की संभावनाएं बन गई है। आप समझिए, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीनाक्षी नटराजन, जिनके नामांकन को लेकर बहुत चर्चाएं हुई कि राहुल गांधी की बड़ी करीबी हैं, और आपने अक्सर इनको देखा भी होगा, पार्लियामेंट में भी रही हैं पहले, इनके नामांकन को लेकर विपक्षी पार्टी के भीतर पनप रहा असंतोष उजागर हो गया है। मीनाक्षी नटराजन का नाम डिक्लेयर होने के बाद सोमवार को जो उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया, नटराजन ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहां के नरेश ज्ञानचंदानी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कागजों पर अगर बात करूं, तीसरी सीट का अंगणित अभी भी कांग्रेस के पक्ष में है। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा की दिलचस्पी सीधे तौर पर सीट जीतने में कम है, बल्कि वह कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना चाहती है, वो भी ऐसे समय में जब उसके प्रदेश नेतृत्व का एक हिस्सा आला कमान की पसंद, यानी कि मीनाक्षी नटराजन, से नाखुश है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, और राज्य विधानसभा के संख्या बल के हिसाब से देखें तो स्पष्ट परिणाम होने चाहिए थे। भाजपा ने एक अतिरिक्त, यानी कि तीसरा कैंडिडेट उतारकर इसे गहन रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील कर दिया है। यह रणनीति कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता को तोड़ने और उसे रक्षात्मक मुद्रा में धकेलने के लिए तैयार की गई है, और अमित शाह समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, ट्राई करके देखते हैं शायद हो जाए। भाजपा ने मध्य प्रदेश से 3 उम्मीदवार उतारे हैं। पहले 2 उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल हैं, इन्होंने पर्चा भर ही दिया था। तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत समर्थन प्राप्त है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। रजनीश अग्रवाल प्रदेश स्तर के संगठन में सक्रिय रहे हैं,
पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव उनका तीसरा कैंडिडेट महेश केवट है। महेश केवट को टिकट देना महज एक सीट जीतने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश है। केवट समुदाय से आने वाले महेश को मैदान में उतारकर भाजपा ने पिछड़े वर्गों में, ओबीसी में, मछुआरा समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है, और जिसे कहते हैं कि आजकल राजनीति में चलता है बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग राज्य की चुनावी रणनीति में नई समीकरण गढ़ने के लिए की गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया। राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली नटराजन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो गांधीवादी और सैद्धांतिक और ईमानदारी की राजनीति करती हैं। वे पहले मंदसौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से राज्य के स्थानीय नेतृत्व और विधायकों के साथ उनका संपर्क कमजोर हुआ। उन्हें कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे राज्य के दिग्गजों पर तरजीह दिए जाने से स्थानीय कांग्रेस कैडर में भारी असंतोष है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ की है, और मीनाक्षी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो सांसद निधि का पैसा बच गया था वो उन्होंने वापस कर दिया था। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के 58 मतों की आवश्यकता है। भाजपा के 163 विधायकों की संख्या है और उसे आसानी से 2 सीटें जीतने की गारंटी मिल जाती है, जिसके लिए उसे कुल 116 मतों की आवश्यक है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा के पास 47 एक्स्ट्रा वोट बनते हैं, और यहीं पर बीजेपी ने ट्राई करने का फैसला किया है। कांग्रेस के पास 66 एमएलए हैं, जो 58 के जादुई आंकड़े से 8 अधिक है। बीजेपी के पास 11 कम है। अगर गणित की मैं बात करूं तो तीसरी सीट कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के पास जानी चाहिए, लेकिन भाजपा का पूरा खेल इन्हीं 8 वोटों के पतले से मार्जिन को भेदने के लिए है। भाजपा का लक्ष्य क्रॉस वोटिंग कराना है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से कांग्रेस में जो भारी असंतोष है, जैसे कि नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है, उसका वो फायदा उठाना चाहती है। हालांकि देखिए, ज्ञानचंदानी ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि दिग्विजय सिंह को दरकिनार करने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला स्प्रे के भाजपा की ओर झुकाव और उनके दल बदल से जुड़े विवादों ने कांग्रेस के संख्या बल को और भी अनिश्चित अनसर्टेन कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसमें एक्टिव हो गए हैं कि भाजपा के कैंडिडेट्स को कैसे जिताया जाए। तो यहां समझ सकते हैं कि एक दिलचस्प समीकरण मध्य प्रदेश में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से वीडियो लेकर के आए हैं। और आप सब लोग अगर राज्यसभा चुनाव में, बड़े दिलचस्प होते हैं राज्यसभा के चुनाव, असली राजनीति इनसे निकल करके सामने आती है। अगर आपकी दिलचस्पी इनमें है तो हमारे पास राज्यसभा चुनावों की एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी प्ले लिस्ट है। उसमें आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।